हमारे जंगली पक्ष को फिर से खोजने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारी वाइल्ड कॉलिंग प्राकृतिक पर्यावरण और उसमें मौजूद सभी जीवित प्राणियों जैसे कि पौधों और जानवरों के संबंध में हमारी खोई हुई पहचान के मुद्दे की पड़ताल करती है। Our wild calling, How Connecting with Animals Can Change Our Lives and Rescue Theirs by रिचर्ड लूव आपके लिए किताब हो सकती है अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ कमी है लेकिन ये पता लगाने में असमर्थ हैं कि यह क्या है। प्रकृति और अन्य जीवित चीजों के साथ फिर से जुड़ने की तड़प की चर्चा लेखक ने की है। समकालीन संस्कृति में इस आग्रह को अक्सर दबा दिया जाता है। प्रकृति के संपर्क में वापस आने का आकर्षण हमारे सबसे बुनियादी शुद्ध स्वयं की ओर आकर्षित होने की हमारी सहज प्रवृत्ति में निहित है। ऐसा करने से हम अपनी आत्म जागरूकता बढ़ाते हैं और खुद को जमीन पर उतारते हैं। हालांकि प्रकृति में अधिक समय बिताने के फायदे बेहतर स्वास्थ्य से कहीं आगे जाते हैं। उनमें आत्मनवीनीकरण की भावना भी शामिल है और एक शांत मन में अधिक परिणाम स्वरूप हम सभी को प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। आइए पुस्तक से मेरे 3 पसंदीदा पाठ देखें कि हम ये कैसे कर सकते हैं। हम जानवरों के साथ संबंध स्थापित करके अकेलेपन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पशु और मनुष्य समान प्रेरणाओं में से कई को साझा करते हैं। दुनिया की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हम और ग्रह दोनों ही इस पर निर्भर हैं। आइए अब हम इन शिक्षाओं की अधिक विस्तार से जांच करें और देखें कि हम इनसे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। पाठ 1, अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए जानवरों से जुड़े और उनकी सुंदरता को अपनाएं। जानवर दुनिया के लिए भगवान की ओर से एक उपहार हैं। अगर आप खुद को इसका निरीक्षण करने दें और खुद को उनकी सुंदरता में खो दें, तो उनके बारे में सब कुछ अद्भुत है। जैसा कि लेखक कहता है, प्रकृति और अपने जंगली पक्ष से अपना संबंध फिर से स्थापित करने के लिए आपको सबसे पहले जानवरों के साथ संबंध स्थापित करने होंगे। परिणामस्वरूप अपने प्राकृतिक परिवेश का पता लगाने के लिए एक दिन की छुट्टी लें। कैसे? मैं समझाता हूँ। जब आप प्राकृतिक दुनिया में प्रवेश करते हैं तो अपनी सभी समस्याओं और विचारों को जाने दें और जो आप देखते हैं उस पर ध्यान दें। अपने आसपास के जानवरों की सुंदरता का अन्वेषण करें, उनकी दैनिक दिनचर्या में प्रेरणा पाएं और उनके साथ संवाद करने का प्रयास करें, चाहे वह गिलहरी का परिवार हो, लोमड़ी, छोटी छिपकली या किसी अन्य प्रकार का जानवर। जब आप उनके आसपास होते हैं तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। परिणामस्वरूप अपने प्राकृतिक परिवेश का पता लगाने के लिए एक दिन की छुट्टी लें। कैसे? मैं समझाता हूँ। जब आप प्राकृतिक दुनिया में प्रवेश करते हैं तो अपनी सभी समस्याओं और विचारों को जाने दें और जो आप देखते हैं उस पर ध्यान दें। अपने आसपास के जानवरों की सुंदरता का अन्वेषण करें, उनकी दैनिक दिनचर्या में प्रेरणा पाएं और उनके साथ संवाद करने का प्रयास करें, चाहे वह गिलहरी का परिवार हो, लोमड़ी, छोटी छिपकली या किसी अन्य प्रकार का जानवर। जब आप उनके आसपास होते हैं तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं या ऐसा कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है। पाठ 2, ऐसे कई तरीके हैं जिनमें लोग और जानवर समान हैं। फ्रांसीसी दार्शनिक रेने डेस्कार्टेस 17वीं शताब्दी में रहते थे। जबकि उन्होंने कई महान दार्शनिक सत्यों का पता लगाया, उनका यह विचार कि जानवर मानव विकास के लिए शोषण किए जाने वाले संसाधन थे और रोबोट के रूप में लोगों की सेवा करने के लिए मौजूद थे, काफी निराशाजनक था। स्वाभाविक रूप से ये कितना सुविधाजनक था, इसके कारण सभी ने इस मानसिकता को अपनाया। तब से एक उपभोक्तावादी समाज के परिणामस्वरूप लोग जानवरों से और भी अधिक कट गए हैं, जिसने हमें उनसे जुड़ाव की भावना से वंचित कर दिया है। हाल के शोध हालांकि इंगित करते हैं कि पहले की तुलना में लोगों और जानवरों के बीच अधिक समानताएं हैं। उदाहरण के लिए, कुत्ते इंसानों की तरह ही मिलनसार जानवर हैं। वे समुदायों में फलते फूलते हैं और उनमें अपनेपन की प्रबल भावना होती है। पशु और मनुष्य दोनों तुलनीय प्रेरकों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमारी पहचान की साझा भावना के कारण हमारी बातचीत स्वाभाविक और आनंदमय महसूस होती है, और अगर हम देखते हैं कि कोई जानवर दर्द में है तो हम उसके लिए बुरा महसूस करते हैं। यदि हम लोगों और जानवरों को एक बार फिर से सद्भाव में रहने और एक दूसरे के सुख में योगदान करने की अनुमति दे सकते हैं तो हम अधिक जमीनी और संतुष्ट होने के करीब एक कदम आगे बढ़ेंगे। पाठ 3, छोटे छोटे उपाय करके पर्यावरण को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाएं। जरूरी नहीं कि हर बदलाव क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण हो। ध्यान और दयालुता का एक मामूली कार्य कभी कभी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। एक कछुए पर विचार करें जो कई प्रकार के बचे हुए सामानों में फंस सकता है, या एक पक्षी जो प्लास्टिक की पन्नी में फंसकर नष्ट हो सकता है।
फिर भी अगर हम पर्यावरण की बेहतर देखभाल करते हैं और जब भी मौका मिलता है कचरे को हटाते हैं, तो हम ग्रह को बचाने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आज बहुत से लोग पैसा बनाने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इस तथ्य को भूल गए हैं कि यह ग्रह हमारा एकमात्र घर है और अगर हम इसकी देखभाल नहीं करते हैं तो कोई दूसरा हमारा इंतजार नहीं कर पाएगा। कचरे को कम करने, रिसाइकल करने और अपने वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए हमें खुद को जुटाना होगा और अपने समुदायों को शिक्षित करना होगा। हम थोड़ी सी सहानुभूति और बहुत अधिक जवाबदेही के साथ अपने समाज में आवश्यक परिवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं। इको-फिलोसोफर ग्लेन अल्ब्रैक्ट ने सोलोफिलिया शब्द गढ़ा, जो बताता है कि अगर हम अपने जानवरों और पर्यावरण की देखभाल करते हैं तो हम खुद को लाभान्वित करेंगे। ये दर्शन दर्शाता है कि निर्णयों का एक क्रम ये कैसे निर्धारित कर सकता है कि हम इस दुनिया में कितने अच्छे से रहते हैं। इस प्रकार यह हम सभी पर निर्भर है कि हम हर दिन किए जाने वाले बुरे निर्णयों को रोकें और रोकें। अवर वाइल्ड कॉलिंग किताब प्रकृति, जानवरों और आमतौर पर लोगों के साथ एक बंधन विकसित करने के मूल्य पर जोर देती है। हमारे दिमाग में कुछ अद्भुत होता है जब हम प्राकृतिक दुनिया से अपने संबंध की पुष्टि करते हैं, जो बदले में हमें अधिक जमीनी, कम तनावग्रस्त और कम घबराहट महसूस करने में मदद करता है। ये पुस्तक आपको दिखाएगी कि प्राकृतिक पर्यावरण की सराहना कैसे करें, अपने जंगली पक्ष से दोबारा जुड़ें और जीवन का अनुभव करें, क्योंकि यह वास्तव में कच्चे, चिकित्सा और शाश्वत है। पूरी ईमानदारी से इसे हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो वर्तमान व्यस्त दुनिया में रहता है और डिजिटल युग में फंसा हुआ है।